तो आज हम शुरू करेंगे। ये फ्रिक्शन है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, फ्रिक्शन से ही। तो लास्ट डे मैंने आपको लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था। आज जो है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका लॉज है, तो फर्स्ट लॉ हम कहेंगे, इसमें भी वही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है, एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की, आपको एक कांस्टेंट होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेज इन कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा है कि जो एरिया है ना, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपको डिपेंड नहीं करता है। मींस काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेसेज इन कांटेक्ट, ठीक है ना, प्रोवाइडेड द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। तीसरा लॉज है इसका कि, है ना, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, provided the velocity is neither too large nor too small, ठीक है। और चौथा है जो सबसे अहम है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन को तो एफ लिखते हैं, के फॉर काइनेटिक होता है, ये सब स्क्रिप्ट में हमने लगा दिया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। कोई नॉर्मल रिएक्शन को आर लिखता है, कोई एन लिखता है, हमने आर लिख दिया। और इसी को लिखते हैं दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू के फॉर काइनेटिक, और आप म्यू जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो इसे बोलेंगे, पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन I इंटू आर, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक आपको एक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ये हमें याद रखना है। ये इसकी वैल्यू जो है ना, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, और हमने जो लिखा था लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था म्यू एस, ये एस्थेटिक फ्रिक्शन, एस फॉर एस्थेटिक एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एन एस्थेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होता है उस समय हम यूज करते हैं, जब बॉडी मोशन में होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम यूज करते हैं। और ये भी याद रखें कि ये म्यू के की वैल्यू जो होती है ना, म्यू एस से छोटी होती है। तो इसको हम दिखा सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि म्यू के की वैल्यू जो है म्यू एस से छोटी होती है। कैसे देखिए आप, ठीक है ना। तो हमारा एफ के की वैल्यू ये है, और हमने ये आपको बताया था कि ये एफ एस, और ऊपर में मैंने मैक्सिमम लिख दिया। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, आपको इसकी वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू, है ना, म्यू एस आई इंटू आर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कही। तो यह है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, यानी एफ एस की वैल्यू होती है, जो एफ एस की वैल्यू है ना, ये बड़ी होती है किससे? है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है, ठीक है ना। याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। तो अब जरा देखिए कि अब हम यहाँ हम यूज करते हैं, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज करें तो ये भी एफ के से ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है ना, कि यहाँ पे लिखे एफ एस और हमने मैक्सिमम कर दिया, तो ये वैल्यू है ना, ये किससे ग्रेटर होगी? ये काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब स्टैटिक फ्रिक्शन से एफ के की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, तो निश्चित रूप से जब इसके मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखें, दिस इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज म्यू एस आर एंड दिस इज ग्रेटर देन, और एफ के की वैल्यू कितनी होती है? देखिए आप, म्यू के आर, म्यू के आर।
आर दोनों साइड से कैंसिल हो गया ना, तो म्यू एस इज इक्वल टू हम लेते हैं ग्रेटर देन म्यू के। तो आपको क्लियर हो गया ये कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए एक जो है, एक मैं ग्राफ यहाँ पे चाहता हूं आपको दिखाना फ्रिक्शन से थोड़ा और क्लियर हो फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये चैप्टर क्लियर करने के लिए एक ग्राफ पे दिखाता हूं। वो ग्राफ कैसा है देखिए जरा। सपोज करिए मैंने एक दिन आपको है ना फ्रिक्शन टॉपिक में कि कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसे? जैसे सपोज करिए ये कोई हमारे पास बॉडी है, हम एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये कोई हमारा है ना ए रफ सरफेस है, सपोज करिए दिस इज अ रफ सरफेस एंड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन इट। सपोज करते हैं ये आपको 1 kg का कोई है ना ये मास है, इस पे हमने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना जी। और कोएफिशिएंट ऑफ है ना काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है एफ एंड म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4 है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। और इसी तरह और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है आपका 0.5 है, ठीक है ना। बिकॉज अभी हमने बताया कि है ना एफ के म्यू के जो होता है ना ये म्यू एस से छोटा होता है, तो अगर हम ये 4 है 0.4 पे 0.5 है हमने ले लिया। अब सपोज करो यहाँ पे हम निकालते हैं है ना फ्रिक्शनल फोर्स की जो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले, यानी एफ एस है ना और मैक्स कर दे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हम चाहे तो इसको एफ एल लिख ले, ठीक है ना, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नहीं लिख करके हम एफ एल लिख देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, एल फॉर लिमिटिंग। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास है ना म्यू एस, ठीक है ना आर। अब आर निकालेंगे तो देखिए इसका वेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है एम जी, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको आर होता है। तो यानी आर जो है एम जी को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बैलेंस्ड है, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू एम जी। तो म्यू एस एम जी दिस इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू रखेंगे 0.5, एम की वैल्यू रखेंगे 1 kg और जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 मान लिया, तो इसको क्या लिखेंगे 5 न्यूटन, ठीक है ना। ये 5 न्यूटन के वैल्यू आ गई, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसके बाद मैं निकाल लेता हूं एफ के, निकाल लेता हूं एफ के इज इक्वल टू यहां भी म्यू के आर और आर की वैल्यू एम जी रखेंगे तो म्यू के एम जी दिस इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कितना है 0.4, मास की वैल्यू 1 kg, जी की वैल्यू 10 ले रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो ये आ गया आपका 4 न्यूटन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है 4 न्यूटन का और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है। अब जरा मैं सपोज करो इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाता हूं ताकि इसको मूव कर सके, तो इधर फोर्स लगाऊंगा तो निश्चित रूप से मोशन आपको फोर्स के डायरेक्शन में अगर होना है तो उसी डायरेक्शन में होगा, तो निश्चित रूप से इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ फ्रिक्शनल लिख रहा हूं, है ना, आप समझ सकते हैं कब स्टैटिक होगा कब काइनेटिक होगा, ठीक है ना। तब मोशन में आ जाए तब काइनेटिक एफ के लिखेंगे, जब रेस्ट में है तो हम एफ एस लिखेंगे। तो सिंपल हमने एफ कर दिया दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे सपोज करिए कि मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं अप्लाइड फोर्स लिखता हूँ, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उस ब्लॉक पे, तो अप्लाइड फोर्स हो गया। एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन हो गया सिंपल, ठीक है। इसको हमने एफ कर दिया, ठीक है, अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ कर दिया। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिखेंगे अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है ना, ये हो गया। तो अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 क्वांटिटी सपोज करिए, पहले हमने ले लिया फर्स्ट में सपोज करिए, ठीक है ना, कि अगर हमने इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, अगर मान लो कि 0 फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना,
तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको 0, ठीक है ना। बिकॉज जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते फ्रिक्शनल फोर्स भी देखिए आपको कैसे वेरी करता है, तो एक्सेलरेशन भी 0। अब हमने क्या किया, दूसरे में 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस पे, 2 न्यूटन का। तो ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन तक बढ़ता चला जाएगा, यानी ये भी 2 न्यूटन का हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन आपको 0। अब मैं तीसरे में क्या किया है ना, 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 4 न्यूटन। तो ये भी 4 न्यूटन सेल्फ एडजस्ट करता चला जाएगा। फिक्स जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। अगेन एक्सेलरेशन 0। अब हमने क्या किया, अब 5 न्यूटन का लगा दिया, 5 न्यूटन। तो देखिए आपके यहां तक बढ़ेगा, 5 न्यूटन तक बढ़ेगा, यानी ये 5 न्यूटन हो गया। अभी भी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, इस जो ब्लॉक में। अब मैं ना 5th में देखिए मैंने इसको 6 न्यूटन कर दिया, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 6 न्यूटन करेंगे। अब बताइए कि अब तो ये लिमिट जो आपको मैक्सिमम है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा वैल्यू हो गई। अब बॉडी रेस्ट में नहीं रह पाएगा, अब मोशन में जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसका अब एक बात बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, कारण कि ये 5 न्यूटन तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, हम क्या लिखे यहाँ पे, कारण कि बॉडी अब इसमें अब मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक साथ देखिए, जो आपको मोशन में होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को काइनेटिक कहेंगे, और काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन हम लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल F, मतलब 6 न्यूटन, तो 6 माइनस, है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय मास 1, तो यानी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस मूव करने लगा, बात समझ में आई ना, ये बॉडी मूव करने लगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अब जो है 6 में सपोज करो कि हमने लगाया इसको 8 न्यूटन कर दिया। अब फ्रिक्शनल फोर्स कारण की मोशन में है, तो मैंने बताया था ना, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में ही बताया था कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो कांस्टेंट वैल्यू वही 4 न्यूटन, अब 4 न्यूटन ही ये वैल्यू हमेशा इसकी रहती है। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई है कि नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब कांस्टेंट हो। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक खास समय के बाद वो क्या होता है ना, वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन से हम बढ़ते हैं, जब काइनेटिक में आ जाता है तो ये वैल्यू 4 न्यूटन ही होगी। तो अब एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, तो ग्राफ किस तरह सा होगा, यहाँ पे देखिए। सपोज करिए ये हमारा है, हमने वाई एक्सिस में क्या कर दिया, आपको फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमने लिया अप्लाइड फोर्स, तो यानी कि कैपिटल एफ। इधर की तरफ हमने ले लिया कैपिटल एफ ले लिया, ठीक है, और इधर की तरफ हमने ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, ठीक है। अब ये 0 हमने कर दिया, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स हम 8 न्यूटन तक जा रहे हैं, तो अब क्या करें, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए आप इस इधर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप 8 तक जाए, लोग थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देता हूं, 8, इधर हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स आपको 0 है, तो ये भी 0 है, तो यहां पे रहे। हमने 2 न्यूटन कर दिया, तो इसका भी 2 न्यूटन हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके बाद इसको 4 किया, तो ये भी 4, तो ये 4 और दूसरा भी 4, इस तरह से। अब हमने इसको 5 किया, तो ये भी 5, ठीक है।
उसके बाद इसको 6 किया तो ये 4, ये 6 है तो वो जो है आपको 4 हो गया, यानी यहां। ठीक है, इसको हमने 8 किया तो ये 4 हो गया, 8 और ये 4। अब ग्राफ को हम एक है ना इस तरह से मिला दें, सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दें, इस तरह से आप देखोगे। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो यही अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में हमारा ग्राफ है। और ये जो है ना, ये वैल्यू जो है आपको ये 5 ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, दिस इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से ग्राफ मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ग्राफ क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा ग्राफ मिलता है किसके बीच में? फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ठीक है, अब एक टर्म और देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, सपोज करिए एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखते हैं तो रेस्ट में भी रह सकता है, ये मोशन में भी रह सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ये इस पोजीशन में है कि अगर थोड़ा भी इसको डिस्टर्ब करे तो ये स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो है ना, यानी बॉडी जस्ट है ना बिगिंस टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो उस समय ये जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, तो 5। ठीक है ना, ये मिनिमम एंगल है। ठीक है, इस मिनिमम एंगल मतलब इससे छोटा एंगल नहीं हो सकता है ना। इसी एंगल पे बॉडी जो है ना जस्ट बिगिंस टू स्लाइड बट नॉट स्लाइडिंग, यानी इम्पेंडिंग मोशन इसमें है ना आपको हो सकता है, बट मोशन एक्चुअली नॉट टेकिंग प्लेस, बट इम्पेंडिंग मोशन का है मतलब बॉडी जस्ट है ना, बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये एंगल जो बनता है द मिनिमम एंगल विच द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ब्लॉक केप्ट ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? तो इस फाई से हम एंगल ऑफ रिपोज को हम दिखाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, हम ये ब्लॉक हमें रखा हुआ है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेज काम कर रहे हैं पहले हम देख लें। तो कारण कि बॉडी का अगर मोशन होगा तो अपवर्ड तो नहीं होगा, है ना, डाउनवर्ड होगा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो निश्चित रूप से फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, और इसका वेट जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, इस तरह से mg। ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इस तरह से r। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो जाएगा इस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में अलोंग इधर की तरफ, जो एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा, तो ये हो जाएगा mg cos फाई। आपने पढ़ा है कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, cos फाई। और ये वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, दैट इज mg sin फाई। तो बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, मत नॉट स्लाइडिंग डाउन। इसका मतलब है जो इस पे वर्टिकल फोर्सेज काम कर रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ये इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कह दें। ठीक है, बॉडी जस्ट इन द पोजीशन टू स्लाइड डाउन है। ठीक है ना, या सिंपली फ्रिक्शन लिख दे, कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम एफ के दैट इज इक्वल टू mg sin फाई, और r जो है r इज इक्वल टू है ना mg cos फाई। अब दोनों को डिवाइड करें, यानी एफ के अपॉन r कर दें, तो राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, तो mg sin फाई अपॉन mg cos फाई।
mg से mg कैंसिल हो गया, साइन फाई बाई कॉस फाई की वैल्यू होती है tan फाई। ठीक है, और एफ के बाई आर मैंने बताया था ना, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। ठीक है, या बेटर है हम ये लिखें कि एफ एस लिखें, अभी तो बॉडी रेस्ट में ही है ना एफ एस, कारण कि उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, तो मैक्स कर दें, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एफ एल या एफ एस मैक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू एस आर, म्यू एस आर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और देखिए अब तो अब एफ एस मैक्स अपॉन म्यू एस अगर आर कर दे तो म्यू एस की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू म्यू एस हो जाएगी, तो म्यू एस हो गया, और दिस इज इक्वल टू tan फाई। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके बाद चलेंगे।